हेलो एवरीवन। सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। और गाइस ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स में। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई थी, मतलब या तो आप ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे हम वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टडी करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है भाई क्वेश्चन? व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? इतना सा क्वेश्चन ही एक मार्क में पूछ लेते हैं मैं आपसे अलग से। ठीक है, क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? और या CFSE ऐसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, देन क्या है आगे? हाउ डज, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट, ये है डेल्टा नोट। इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा का मतलब, इस नोट का जीरो का मतलब है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर। ठीक है, कि कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिसाइड करता है क्या एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, कि वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डी ऑर्बिटल्स का इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया भाई, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब पहले तो आपको कंफर्म हो गया ना ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर से है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन एंटिटी है आपके सामने, इसमें ये होता है सेंट्रल मेटल एटम और ये होते हैं लिगेंड। और ये जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट करती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है 3 9। ठीक, ओके। हैविंग डी फॉर कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इस सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन D4 हो, यानी डी के अंदर डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिसाइड करेगी कि क्या होगा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, थोड़ा डिस्कशन करते हैं अभी पहले इसके बारे में। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, थोड़ा विचार विमर्श कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये वाली बात बताता हूं। देखो भाई, जब डी सब सेल स्प्लिट कर जाती है तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है। 3 ऑर्बिटल ऊपर नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं T2G एंड EG ऑर्बिटल। अब इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर मैं कह दूं, क्वेश्चन में आपको दे दूं कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये क्या मतलब भाई कि T2G में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3 T2G में आएंगे, 1 आएगा EG में। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और T2G में ही चारों आ जाए, EG में कोई इलेक्ट्रॉन ना आए, ये कॉन्फ़िगरेशन। ये मतलब यहां पे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल ये वाला होगा या ये वाला होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब डी ऑर्बिटल की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या डेल्टा नोट डिसाइड करती है क्या? हाँ, डेल्टा नोट डिसाइड करती है। कैसे, ये बताना। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया पहले? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई पहले, अब आंसर करते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है चलेगा, आंसर से हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है ही ऐसा, 3 मार्क्स में पूछा गया। हालांकि पहले हम आसान सा आंसर करते हैं, 1 नंबर वाला,
व्हाट इज CFSE? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसे लिखेंगे, दो अंडरलाइन करेंगे। क्या होता है भाई? अब समझो, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाए, कैसे? कि 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल हो गए ऊपर, तो ये 5 ऑर्बिटल थे, 3 नीचे चले गए, 2 ऊपर चले गए, तो टूट गए, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, अब जब इनकी स्प्लिटिंग हुई तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। अब अगर ये डी ऑर्बिटल ऐसे एलिमेंट में है, डी ब्लॉक के, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, तो उसे कह देंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 कोनेट बॉन्ड बना रहा होता, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, तो इसे हम कह देते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टी लिख देते, डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमसे पूछा है डेल्टा नोट, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पूछ रखा है, ये हमने ले रखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डन। ओके, क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द डिफरेंस, कितना अंतर है एनर्जी का बिटवीन टू सेट, दो सेट्स, एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट, ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के दो सेट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स। अब ये स्प्लिटिंग क्यों होती है भाई? कि इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसा है। ठीक है, इज नोन एज क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो पूरी फुल फॉर्म लिख देना भाई, लाइन बढ़ जाएगी आपकी, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, नंबर तो एग्जामिनर को ही देने हैं ना, ध्यान रखिएगा इस बात। तो सिंपल शब्दों में, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस होता है, समझ लो दोनों के बीच की एनर्जी क्या होता है? डिफरेंस। इसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्या ये लिगेंड्स पे डिपेंड करते हो? बिल्कुल भाई, डिपेंड्स करेगी लिगेंड्स। कैसे डिपेंड करेगी ये हम देखेंगे। अब इसका मतलब लिगेंड्स का साथ में होना जरूरी है, यहीं से कंसेप्ट पकड़ के लाएंगे भाई। ये बताओ मैग्नीज पे कितना चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स में, निकालें। मैग्नीज का मान लिया हमने कितना, x। क्लोरीन पे कितना होता है भाई? -1। पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है? -3। निकाल दो। x, एक क्लोरीन पे -1 है तो 6 पे -6 इज इक्वल टू -3, तो x -6 टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे? बराबर रख दो भाई -3। कितना आ गया x की वैल्यू? +3। कितना चार्ज हो गया भाई मैग्नीज के ऊपर? +3। ठीक है, तो क्या इस लिगेंड ने हेल्प किया क्या +3 ऑक्सीजन स्टेट बनाने में मैग्नीज की? यस। ओके, मैग्नीज का कन्फिग्रेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीज का? 25। आर्गन का मान लिया कितना हो गया भाई? 18। उसके बाद 4s2 3d5। अब अगर इसके ऊपर है +3 चार्ज, तो इसने 2-3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। पहले इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन आखिरी सबसेल से, आखिरी ऑर्बिट वाली सबसेल से निकलते हैं। 4s से निकल गए दोनों, 4s गायब हो गया। 3d में कितने हैं? 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3d5 4s2। ठीक है, अब 4s में कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 0, एक यहां से गया डी से, कितने बच गया? 4। तो यही क्वेश्चन आपको ये कॉम्प्लेक्स देके भी पूछ सकते हैं, और सीधा बोल दे D4। इसी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल भी दे सकते हैं जिसमें डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई? 4। ठीक है, ओके, जैसे हमने ये दे दिया। एक और कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो आप, MnCN साइनाइड 6। अगेन चार्ज मैंने दे दिया 3 नेगेटिव, एक CN पे होता है -1, तो फिर मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? +3। सेम बात, बस डिफरेंस है थोड़ा सा इस बात का। जो Cl है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बस ये ध्यान रख लो।
ठीक है, ओके। अब कंसेप्ट को समझेंगे, ये वाला तो हो गया, ये वाला हिस्सा समझेंगे। इसके लिए आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे बना ये समझना होगा। सिंपल शब्दों में मैं आपको पहले कह रहा हूं कि कोई भी लिगेंड अभी मैग्नीज के पास नहीं आया है और मैग्नीज के ऊपर मैंने कह दिया चार्ज है +3, ये अकेला मैग्नीज, ठीक है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? +3। Mn के ऊपर +3 चार्ज है, ये अकेला घूम रहा है भाई, इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है कि कोई लिगेंड इसके पास आएगा। तो इसके अंदर ये जो डी सब सेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज 3+ में, ये ऐसे दिखा दिया मैंने, 1 2 3 4, और ये बिल्कुल फ्री है, जी चाहे तब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म जी कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इसके जो ऑर्बिटल है 4 5 ऑर्बिटल है डी सब सेल में, 3D सब सेल में मैग्नीज के अंदर, जिसके 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4 ये भरे हुए हैं, ठीक है, कहीं भी घूम रहा है अपनी मर्जी से। अब इसको क्या दिखा? लिगेंड आता दिखा भाई। कितने लिगेंड दिखे? 6 लिगेंड। तो इसने घूमना बंद कर दिया, ये एक जगह खड़ा हो गया। अब इस टाइम पे इससे लिगेंड बहुत दूर है, कोई जुड़ा नहीं है लिगेंड अभी तक, ये इसकी एनर्जी है फ्री स्टेट में, कहीं भी घूम जाए। ये क्या है? इसकी एनर्जी, नॉर्मली रिलैक्स है। जैसे ही अब इसने क्या किया अभी, लिगेंड को देखा, इसको देखा लिगेंड, ये थोड़ा सा टेंटिव हुआ। अब जैसे आप लोग मान लो लड़के हैं, लड़कियां देख लेते हो, थोड़े टेंटिव हो जाते हो, आराम आराम से तरीके से जा रहे, ठीक है, ओके। जैसे ही आपके पास मैग्नीज के पास क्या आ रहे हैं? लिगेंड। हम एक थोड़ा सा कि लिगेंड्स को क्या है, जुड़ना है मैग्नीज के साथ, तो थोड़ा सा कंसेप्ट मानते हैं क्या कि जो लिगेंड्स है ना, पहले इस मैग्नीज को ये 6 के 6 क्लोरीन घेरेंगे और एक सर्कल बना लेंगे इसके चारों तरफ। कि लिगेंड्स को हमें पता है कॉम्प्लेक्स बनाना है, हमें मैग्नीज है भाई, 6 के 6 Cl आएंगे, क्या बना लेंगे? इसके बाद सर्कल बना लेंगे और सिमेट्रिकली इससे बराबर बराबर पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे, सेम डिस्टेंस हर एक की। तो मैं बोलूंगा क्या कि जो मैग्नीज के चारों तरफ Cl ने एक सिमेट्रिकल सर्कल बना लिया। जैसे ही मैग्नीज के चारों तरफ Cl सिमेट्रिकल सर्कल बनाता है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है, डी सब सेल है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये अभी अटेंटिव हो जाता है कि इसके साथ कोई ना कोई तो जुड़ने वाला है भाई। बना लिया अच्छा उन्होंने सर्कल, सिमेट्रिकल फील्ड बना लिया, एनर्जी बढ़ गई डी ऑर्बिटल की। समझ में आया? अब बोला मैं नहीं भागूंगा इधर उधर, 6 लोगों के साथ जुड़ना है। अब क्या होगा? अभी तक सिमेट्रिकल फील्ड था, जैसे ही फील्ड होना चाहेगा, ये जो Cl है एक पार्टिकुलर पोजीशन को गेन करना चाहेंगे ना, Cl एक विशेष पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, तब उस टाइम पे ये जो ऑर्बिटल है क्या कर जाएंगे? जैसे ही इस मैग्नीज के साथ, पहले सिमेट्रिकल थे, अब क्या होगा? इनको अलग अलग पोजीशन पे आके जुड़ना होगा मैग्नीज के साथ, अपने आप की पोजीशन फिक्स करेंगे Cl, उस टाइम ये ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे? स्प्लिट कर जाएंगे। कैसे भाई? 5 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे स्प्लिट करेंगे, 2 ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 6 Cl आ रही थी, तब ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिट कर रहे हैं, 3 नीचे क्यों कर रहे हैं? 2 ही ऊपर क्यों जा रहे हैं? 3 ऊपर क्यों नहीं जा रहे? इसका आंसर देते हैं। देखो पहले मैं नाम बताता हूं। इस ऑर्बिटल का नाम मैंने बोल दिया dxy, इसका बोला dyz, इसका बोला dzx, इसका बोल दिया मैंने dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर बोल दिया, एक बार जडी लिखा गया, इसका बोल दिया भाई dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनके नाम है। अब इसके ये नाम इसलिए है कि डी की शेप क्या होती है? डबल डंबल शेप होती है। कैसी शेप होती है डी की? ऐसी देखो, ये है डी एक्स वाई, ऐसे ही मान लो डी वाई जेड, ऐसा डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। फर्क क्या है इनमें? देखो 3 एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस मैंने यहां बना दी,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक होती है बाहर की तरफ जेड एक्सिस। अब ये जो लोब है, ये जो लोब है, अगर मैं कह दूं यहां पे एक्स और यहां पे क्या है वाई, ये लोब अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच हो, बीच में हो, तो उसे कहेंगे हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर ये जो दोनों लोब है वाई और जेड के बीच होते, समझ लो भाई, अगर इसको हम एक्स मान लू, इसको मैं वाई जेड जेड मान लू, इसको वाई, तो जेड वाई के बीच हो जाएंगे। ऐसे ही वाई जेड के बीच, ऐसे ही जेड एक्स के। तो अगर एक्सिस के बीच में लोब हुए तो होंगे नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है। अब ये जो दो ऑर्बिटल बचते हैं, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर, डी के, इनके जो लोब होते हैं ना, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर के लोब ऑन द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस, बीच में नहीं, ऑन द एक्सिस होते हैं। सेम डी जेड स्केयर की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी जो दोनों लोब होते हैं ऑन द जेड एक्सिस होते हैं, जिसको आपने देखा हुआ, ये अगर मान लो जेड एक्सिस है ये सेंटर, तो इसके अंदर लोब को ऐसे दिखा देते हैं। देखना कि जो लोब है डी ऑर्बिटल के, ये केवल जेड एक्सिस में है, जेड स्केयर की। समझ में आ गई? ठीक है। ओनली ऑन जेड एक्सिस पे अगर लोब है डी की, तो उसका नाम रख दिया हमने डी जेड स्केयर, दोनों डंबल जेड एक्सिस पे। ठीक है। अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, नोट रखना भाई, लिगेंड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। लोब के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल। कब? जब Cl माइनस आ रहा होगा। अब Cl के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, या कोई भी लिगेंड आ रहा है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा होता है, लिगेंड की बात ही है। लिगेंड की क्या डेफिनेशन है? जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, या लोब के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो लिगेंड है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस आता है। कहां था भी? अलोंग द एक्सिस। कहां था? अलोंग द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर से आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर से आएगा, जेड एक्सिस के ऊपर के, जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। रास्ता क्या है इनका? अलोंग द एक्सिस। अब जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस जुड़ रहा होता है तो कौन सा लोब, कौन सा डी ऑर्बिटल सामने आएगा? पहले डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो लिगेंड किससे मुलाकात करेंगे? डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जेड स्केयर, इन दो ऑर्बिटलों से, जिसके कारण लिगेंड्स के साथ इन लोब्स का रिपल्सन, अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इन लोब्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? ये जो दो ऑर्बिटल है, जी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये अपने आप की एनर्जी बढ़ा लेंगे। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जब भी रिपल्सन होगा एनर्जी बढ़ जाएगी। नोट इट वेरी केयरफुल। तो ये दोनों ऑर्बिटल कहां जाएंगे? इस एनर्जी से थोड़ा ऊपर। अब ये तीनों के लोब कहां है? बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच। यहां से तो लिगेंड आ ही नहीं रहा, तो मतलब इनके जो लोब के बीच और लिगेंड के बीच अट्रैक्शन क्या, रिपल्सन क्या हुआ? कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ती है, नोट रखिएगा। रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी घट जाएगी। तो ड्यू टू इन बिटवीन presence of lobes in dxy dyz dzx orbital, there is less repulsion between ligands electron and lobes. Hence energy of these three orbitals decreases. That's why this three orbital comes down in energy, these orbitals goes up. समझ में आ रही बात? तो ये स्प्लिटिंग भी एक प्रकार से देखा जाए तो किसके कारण हो रही है? लिगेंड्स के कारण। बस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहां होती है, कैसे होती है भाई? लिगेंड अलोंग द एक्सिस आता है। यहीं पे मैं टेट्राहेड्रल की बता दूं, टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड हमेशा बिटवीन द एक्सिस आएगा, बिटवीन द एक्सिस। अगर बिटवीन द एक्सिस आया तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इन दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी। बिटवीन द एक्सिस में किससे रिपल्सन होगा? डीएक्स वाई वाई जेड और डीजेड एक्स से ज्यादा रिपल्सन होगा। तो तीनों लोग कहां जाएंगे? ऊपर। दोनों कहां चले जाएंगे? नीचे।
यही डिफरेंस होता है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग में और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में, ध्यान रखिएगा भाई। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में डी जेड स्केयर डी एक्स स्केयर वाई स्केयर कहा जाएंगे ऊपर एनर्जी से, एनर्जी में किससे, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ गया कि स्प्लिटिंग क्यों हुई। ठीक, अब बात करेंगे कितनी स्प्लिटिंग हुई। तो जब ये अकेला था मैग्नीज आयन तो इसकी जो भी एनर्जी थी वही स्टेट में था। जैसे ही सिमेट्रिकल फील्ड बना दूसरे केस में क्या हुआ, इसने एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल गेन कर लिया और यहां पे इन 500 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी हो ऑर्बिटल की तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं डीजनरेट, डीजनरेट GNER डीजनरेट ऑर्बिटल। तो ये 500 ऑर्बिटल यहां पे क्या कहला रहे हैं भाई, डीजनरेट ऑर्बिटल। और इनकी जो एनर्जी है उसका हम एक लेवल नोट कर देते हैं और इस लेवल पे इसे हम कह देते हैं बारी सेंटर। क्या कह देते हैं भाई, बारी सेंटर। व्हाट इज बारी सेंटर, बारी सेंटर इज द एनर्जी लेवल ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लेवल जो होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई, बारी सेंटर। अब इस बारी सेंटर से नीचे जितना आया दैट इज दिस, ये 3 ऑर्बिटल हैं तीनों, इनको हम बोलते हैं तीनों को T2G ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स केस में इन्हें कहते हैं EG ऑर्बिटल। अब ये जो बारी सेंटर से जितना एनर्जी में नीचे है वो एनर्जी इक्वल होती है, सुन लेना भाई ध्यान से, -0.4 डेल्टा नोट की। तो यहां से जो ये नीचे है ऑर्बिटल कितने एनर्जी में नीचे हैं भाई, -0.4 डेल्टा नोट। ये कितना ऊपर एनर्जी में, 0.6 डेल्टा नोट। याद देखना भाई, +2 में आपके चैप्टर। तो बारी सेंटर से 2 ऑर्बिटल 6 दूनी 12 हो रहा है, नीचे वाला नेगेटिव ऊपर होगा तो पॉजिटिव, डन, साइन क्लियर हो गया। 4 3 12 होता है, बस ये तरीका याद रख लेना। तो ये वाले ऑर्बिटल कितनी एनर्जी में, -0.4 ऑफ डेल्टा नोट, इतना एनर्जी में नीचे होंगे, ये वाले इतना एनर्जी में क्या होंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी को एक और तरीके से बता सकते हो आप, इससे भाई कि ये वाला जो नीचे वाला लेवल है ये 4 DQ डेसी क्वांटा नीचे होगा, -4 डेसी क्वांटा नीचे। ये वाला लेवल होगा कुछ नहीं, दशमलव उठा के 6 को लिख दो सीधा, 6 डेसी क्वांटा ऊपर। अब आप बोल रहे हमें क्या पता कितने ऑर्बिटल की है, सुनना ध्यान से। अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -4 डेसी क्वांटा। 2 है तो डबल से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां का जितनी एनर्जी वो एनर्जी लेवल निकल आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, कितनी एनर्जी हो गई, -4 × 3 -12 डेसी क्वांटा। समझ में आ गई। अगर 0.4 डेल्टा नोट से कि टोटल डेल्टा नोट जितनी एनर्जी का डिफरेंस है, डेल्टा नोट क्या हुई, टोटल एनर्जी जो भी है उसका -0.4 हिस्सा नीचे की तरफ, 0.6 हिस्सा ऊपर की तरफ है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ओके। नाउ अब D4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, ओके। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाए, एक केस ये हो सकता है, या चौथा इलेक्ट्रॉन यही नीचे आ जाए, दूसरा केस हो सकता है। ये चीज आपसे पूछी है कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो, EG में 1 इलेक्ट्रॉन हो, ये वाला कन्फिगरेशन, या T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो, EG में कितने हो जाएंगे, 0, नीचे चला गया तो कितने हो जाएंगे, 0, ये वाला कन्फिगरेशन। कैसे डेल्टा नोट का मैग्नीट्यूड इसको डिसाइड करता है, ये पूछा है, कैसे डिसाइड करता है भाई। इसके लिए कंसेप्ट सुनिएगा, यहां पे बता रखा है मैंने, कैसे लिखेंगे आप।
कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से। अब ये दोनों जब स्प्लिट करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा नोट। कितना हुआ भाई, डेल्टा नोट। ठीक है, यानी कि इनसे कितनी ज्यादा एनर्जी होगी इसकी, डेल्टा नोट ज्यादा होगी। डन, ओके। अब अगर इस चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां आना है तो इसके साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। देख लो, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा रखवाना पड़ेगा हमें। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन को आप इकट्ठा करो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एनर्जी दे के इकट्ठा करवाना पड़ेगा। अब अगर हम इसको पेयर करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो हमें पी, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। इफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पी क्या लिखा अभी मैंने यहां पे, पी एनर्जी मतलब पेयरिंग एनर्जी, पूरा लिख लेना। इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, पेयरिंग एनर्जी। इफ डेल्टा नोट, जो ये एनर्जी का डिफरेंस है, ये पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इससे ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए मैं मान लो हमें 5 डेसी क्वांटा जितनी एनर्जी देनी है, 5 जूल मान लो सिंपली, और इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देनी है 10 जूल। ठीक है, तो क्या 10 जूल ज्यादा होगी। अब डेल्टा नोट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मान लो कितनी है भाई, 10 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास, जो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है मान लिया, उसके पास नॉर्मल एनर्जी है। बाहरी सेंटर से इलेक्ट्रॉन नीचे जाए या ऊपर जाए, ये एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब इन दोनों के बीच डेल्टा नोट एनर्जी का डिफरेंस है कितनी भाई, 10 जूल। ठीक है, पेयरिंग करवाने के लिए कितनी एनर्जी देनी है हमें, 5 जूल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास मान लो एनर्जी है 6 जूल। कितनी है भाई, 6 जूल। तो क्या अब डेल्टा नोट से इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है, हाँ 6 जूल। क्या पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो गई, 5 जूल से क्या हो गई ज्यादा, 6 जूल। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग कर लेगा, हाँ। आप कह देंगे पेयरिंग नहीं करेगा, ऊपर जाएगा। भाई ऊपर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 जूल। डेल्टा नोट कितनी है, 10 जूल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा ही नहीं सकता, इसके पास तो 6 जूल एनर्जी है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा और क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। EG में कितने, 0। तो क्या डेल्टा नोट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ने बता दिया कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2 4 होगा, EG 0। कब, जब डेल्टा नोट ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से। अब ये ज्यादा कब होगी, डेल्टा नोट पेयरिंग एनर्जी से, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। क्या हो भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो डेल्टा नोट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास पेयरिंग एनर्जी जितनी है, पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी है, हाँ। तो क्या कर लेगा, पेयरिंग, पेयरिंग होगी भाई, पेयरिंग टेक प्लेस एंड सच लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो दोनों तरीके से बोल सकते हो, जिसकी डेल्टा नोट, जिस लिगेंड के कारण जो स्प्लिटिंग हो रही है लिगेंड के कारण, अगर उससे रिलीज एनर्जी का डिफरेंस, जो एनर्जी का डिफरेंस है दोनों ऑर्बिटल के बीच, अगर डेल्टा नोट ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग होगी और ऐसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे ना, वो पेयरिंग करवा देंगे। उनके केस में डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, सिंपल। ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्स
फॉर्म्ड इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसे हम क्या कहेंगे भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब एग्जांपल भाई, मैग्नीज के साथ सीएन साइनाइड जो लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये क्या करेगा, डेल्टा नोट का लेवल बढ़ा दिया इसने, दोनों ऑर्बिटल T2G और EG के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा कर दिया। ठीक है, जो पेयरिंग के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या है, कम। तो पेयरिंग आसानी से हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 EG में 0। और ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सिंपली। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या सीन है भाई, अभी समझेंगे इस बात को भी। पहले उससे ये देख लो, क्या इस डी ऑर्बिटल के कन्फिगरेशन को डेल्टा नोट ने डिसाइड कर दिया क्या, यस। तो मान लो भाई नीचे तो आ ही जाता है इलेक्ट्रॉन। अब केस ले लो दूसरा, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था भाई। कब, जब वीक फील्ड लिगेंड हो। क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड। ये क्यों लिया आपने, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ ना तो ये जो स्प्लिटिंग है ना, इसकी एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। किससे कम होगा भाई, पेयरिंग एनर्जी से भी कम होगा। ये क्या सीन है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अब की बात, जो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ये डेल्टा नोट से ज्यादा होगी। मतलब डेल्टा नोट कितनी है, मान लो 10 जूल है, पेयरिंग करने के लिए चाहिए 11 जूल। ये पेयरिंग एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास वैसे ही 6 जूल एनर्जी है भाई, मान लो पेयरिंग करने के लिए कितनी चाहिए, 11 जूल। भाई डेल्टा नोट भी सफिशिएंट नहीं है, समझ में आ रही है। यानी कि अगर डेल्टा नोट से, जो डेल्टा नोट है ये अगर पेयरिंग एनर्जी से कम हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो पाएगी, नहीं। समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे से ऊपर। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, नीचे से ऊपर, पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी। यहां आप ऐसे समझ लो, अब ये पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पास पास है, रिपेल कर रहा, ज्यादा रिपेल कर रहा, पेयरिंग होने नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जाए। जिसके साथ फ्रेंडशिप हो गई पेयरिंग हो गई, समझ लो। फ्रेंडशिप नहीं हुई दूसरी जगह चला गया, तो ये कहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा भाई। अब अगर डेल्टा नोट इज लेस देन पी पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से क्या हो भाई, कम। आप लाइन लिखना आगे, इफ सेम बात नीचे लिखेंगे ताकि इसको आप 3 मार्क्स में अच्छे से लिख पाए भाई। इफ डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी देन पेयरिंग विल नॉट अक्कर एंड सच लिगेंड आर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज हाई, लो की जगह क्या कर देना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिंपल। अगेन भाई, अगर हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो डेल्टा नोट की वैल्यू होगी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएगा, पेयर कर लेगा, पेयरिंग एनर्जी है कम। लिगेंड कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, देखो भाई, जैसे ही पेयरिंग हो जाती है ना, जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू क्या होती है, खत्म, कम हो जाती है। अब इसकी वैल्यू मान लो इस ऑर्बिटल में इस वाले इलेक्ट्रॉन की मान लो +1/2 है, तो इस वाले कितनी होगी, -1/2, कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही ऑर्बिटल में पेयरिंग होती है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। देख लो भाई, इसकी पेयरिंग होगी तो पेयरिंग से स्पिन कम हो गई, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, कम। इसकी पेयरिंग हुई तो यस, इसकी पेयरिंग। या आप समझ लो इन्होंने दूसरी स्पिन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। एक साथ दोनों जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ऐसे समझ लो। समझ में आ रही है। तो स्पिन पेयरिंग करने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें पेयरिंग ज्यादा हो रखी है उसे क्या बोलेंगे हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्पिन कम हो गई, क्या नाम दे दिया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में देखो चारों अलग अलग थे,
अब एक ने क्या कर ली पेयरिंग, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा पेयरिंग नहीं हुई, ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देख लो भाई सारे अलग अलग है तो स्पिन क्या हुई ज्यादा, सबके जुड़ जाएंगे आपस में स्पिन क्वांटम। समझ आ रही है बात। तो जब अलग अलग होंगे तो स्पिन क्या होगी ज्यादा, साथ में आ गए तो स्पिन क्या हो जाएगी कम। जिसमें कम स्पिन होगी उसे कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्पिन होगी उसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गाइस जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना तो क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या था, T2G में 3 थे और इजी में कितना था भाई, 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया T2G EG1। क्या डेल्टा नोट ने डिसाइड किया गया, अगर डेल्टा नोट हुई ज्यादा पेयरिंग एनर्जी से तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G4 EG। अगर डेल्टा नोट हुई कम किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T23EG1। दिस इज द कंसेप्ट। इन दिस वे डेल्टा नोट डिसाइड्स द actual configuration of d orbital in the coordination entity or compound having d4 configuration, that so। ठीक है, तो गाइस यहां से आपको ये भी पता चल गया होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ये डेफिनेशन। ठीक है, आप क्या करें, सिंपली इस क्वेश्चन को जब लिखें तो पहले डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद ये वाली लाइन लिख दें। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिख दी हमने ग्रेटर, फिर लेसर देन पी, देन पेयरिंग विल नॉट अकर। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिख दी, फिनिश। बता सकते हैं इन दिस केस जब डेल्टा नोट ज्यादा है कॉन्फ़िगरेशन है ये, दूसरे केस में जब वीक फील्ड लिगेंड है डेल्टा नोट कम है कॉन्फ़िगरेशन है ये। हेंस दिस डिसाइड्स, डेल्टा नोट डिसाइड द actual configuration of d orbitals in a coordinate entity having d4 configuration, that's all। ठीक है गाइस, वीडियो काफी लेंथी हो गई है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो और वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 26 के इस अथवा वाले पार्ट का, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आया हुआ ये देख लो एग्जाम में, तो इसके कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, इन सभी वीडियोस को अपनी नोटबुक में बना लीजिए, किसी कंसेप्ट में कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।